हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के लिए फिर से लेकर आ गए हैं गणित का मिनी टेस्ट नंबर 2। इससे पहले मिनी टेस्ट नंबर 1 जो है अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके उसे भी ज़रूर देखें, क्योंकि ये जितना भी मैं गणित का मिनी टेस्ट पेपर लाया हूँ ये पुराने वर्षों के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उसके ऊपर बेसिस है। इसमें हम 10-10 प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन ये 10 प्रश्न जो होंगे अलग अलग टॉपिक के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारे जो टेस्ट हैं वो छात्रावास अधीक्षक, शिक्षक भर्ती और सीजी पुलिस भर्ती और सीजी व्यापक में जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के, उन टॉपिक्स के ऊपर बेसिस है। तो अगर आप सीजीपीएससी या सीजी व्यापक की किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये सारे टेस्ट को भी आप लगा के देखिए, आप अपनी तैयारी को चेक करिए। ठीक है, ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। और ये सारे प्रश्न अलग अलग टॉपिक के हैं, तो आपको ये करना है कि वीडियो को पॉज करके आपको खुद टेस्ट लगाना है और वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करना है कि आउट ऑफ 10 आपका कितना सही होता है। ठीक है, इससे आप अपनी तैयारी को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये है आपका सर्कल के ऊपर बेसिस प्रश्न। ठीक है ना, सर्कल और एंगल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि यदि ओ केंद्र वाला एक वृत्त का व्यास ए बी है, ठीक है, सी डी इस तरह की जीवा है जिसे ए बी सी डी एक समलंब बनता है। ठीक है भाई, ये भी ठीक है। एंगल बी ए सी बराबर 24 डिग्री है, तो एंगल सी ए डी का मान क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं पहले तो एक सर्कल, इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने एक ड्रॉ कर लिया सर्कल। सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमारा क्या बोला है कि इसका सेंटर ओ होना चाहिए और एक व्यास, ठीक है, डायमीटर ए बी होना चाहिए। तो हम एक डायमीटर खींच देते हैं। ठीक है, ये हमारा डायमीटर हो गया ए बी। इसका सेंटर हम ले लेते हैं ओ। ठीक है, हमने सेंटर ओ ले लिया। अब क्या क्या बोला है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है भाई, एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी बनना चाहिए, लेकिन सी डी क्या बोला है, एक तरह का जीवा होना चाहिए। ये तो व्यास है, अब हम एक जीवा बना देते हैं। ये एक जीवा हो गया। ठीक है, व्यास जो है केंद्र से होकर गुजरता है, लेकिन जीवा जो है कोई जरूरी नहीं है कि केंद्र से होके ही जाए, लेकिन व्यास जो होता है किसी भी वृत्त का सबसे बड़ा जीवा होता है, याद रखिएगा। जीवा को कहते हैं कॉर्ड और व्यास को कहते हैं डायमीटर। तो हम इसको ए बी सी डी, हम इस क्रम में ए बी सी डी लिख रहे हैं ताकि हमारा ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज भी बन जाए। तो हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब हमने ये पूरा ड्रॉ कर दिया, एक जीवा सी डी, ए बी हमारा एक व्यास हो गया। अब क्या बोला है देखिए, एंगल बी ए सी 24 डिग्री। बी ए सी देखिए कहाँ पे है, ये बी ए और ये सी, ये 24 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं डॉट लाइन से, ताकि इस कोण को हम दिखा सके कि ये 24 डिग्री का कोण है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमको निकालना है कि सी ए डी क्या होगा। एंगल सी ए डी, ये वाला एंगल को हमको बताना है कि कितना होगा। ठीक है, ये वाला एंगल को निकाल के हमको बताना है कि कितना होगा। चलो हम इसको एक्स मान लेते हैं ताकि हमको सॉल्व करने में आसानी हो जाए। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, इसको भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमारा एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी बनना चाहिए था, तो हमने बना दिया। अब देखिए, एक त्रिभुज, एक जो वृत्त के अंदर बनने वाला एक कोण, याद रखिएगा कि वृत्त के ऊपर जैसे व्यास, वृत्त का व्यास से अगर कोई लाइन ऐसे खींच के कोई ट्रायंगल बनाया जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक वृत्त का व्यास ए बी है, ए से लेके सी तक ऐसे ज्वाइन किए, ठीक है, तो अर्धवृत्त पर बना हुआ कोई भी कोण वो 90 अंश का होता है। यहाँ पे अगर इसको देखेंगे तो 90 डिग्री का आपको मिलेगा। ठीक है, याद रखना है। तो हमारा इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए सी बी में अगर जाएंगे तो ये त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये वाला हो गया 90, क्योंकि मैंने बताया कि अर्धवृत्त पर बना कोण कितना होता है, 90 अंश का होता है। और ये है 24, ये 90, ये 24, और ये वाला जो पार्ट बच जाएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 90 है, 180 में 90 हटा दो, बच गया 90। तो 90 में अगर आप 24 आप घटाएंगे तो हमको ये वाला कोण जो है हमको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ए वाला एंगल ए बी सी कितना मिलेगा, 90 में से 24 घटाने पर जो मिलेगा वही मिलेगा, 90 डिग्री माइनस 24 डिग्री। तो 90 में अगर आप 24 घटाएंगे तो 66 डिग्री हमको मिल गया ये वाला कोण। क्लियर है इतना? अब देखिए, ये पहला चीज हो गया। क्या मैंने बताया पहला इंपॉर्टेंट, क्या कि अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लाया है। अब देखिए, अब हमको एक चीज और पता है कि ये किसी भी वृत्त के ऊपर, मान लो एक वृत्त है और यहाँ पे इसके चारों भुजा जो है वृत्त के ऊपर है, चारों यहाँ पे कोण, ठीक है, चारों जो शीर्ष है कोण जो है वृत्त के ऊपर है, तो उसको हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज का गुण ये होता है कि आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, मतलब कहने का ये एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ये वाला 66 है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो अगर हमको एंगल ए डी सी निकालना पड़े, ठीक है,
अगर हमको एंगल एडीसी निकालना पड़े तो हम क्या करेंगे, अगर 180 डिग्री में इस 66 डिग्री को, ये वाला पार्ट को घटा दे तो हमको ये वाला कोण मिल जाएगा। घटाएंगे तो मिलेगा 114 डिग्री, जो कि हमको ये वाला कोण मिल गया। हमको ये एक्स वाला वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्या बोला हूँ, एंगल सी ए डी फाइंड आउट करना है। सी ए डी ये वाला कोण निकालना है, जिसको मैंने एक्स नाम दिया है। इस चीज को हमको निकालना है, ठीक है। अब कैसे निकाला जाए, हमको इस चीज को पकड़ना है। तो ये पता हो गया है, हमको ये पता हो गया। अच्छा एक चीज आप समझिए, क्या समझना है आप, कि देखिए अब समलंब चतुर्भुज का गुण भी थोड़ा सा आपको आना चाहिए। समलंब चतुर्भुज कुछ ऐसा होता है, समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें एक समानांतर भुजा होता है। जैसे ये वाला और ये वाला भुजा समानांतर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो ए बी और डी सी समानांतर भुजा है, ठीक है। ए बी जो है पैरेलल टू डी सी है। अब समानांतर भुजा होने का मतलब ये होता है कि अगर मान लो ये समानांतर भुजा है, यहाँ से हमने एक लाइन खींचा तो ये वाला कोण, ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। मतलब कहने का कि ये वाला तो हमको अभी निकाल के हमने देख लिया कितना है, ये 100, ये वाला जो मिला हमको 114 मिला। तो ये वाला 114 और ये x और ये 24, ये तीनों को जोड़ने पर हमको 180 मिलना चाहिए। तो हमारा यहाँ से काम बन जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 24 हमारा ये पूरा कोण है, ठीक है। और ये वाला हो गया, और ऊपर में हमारा ये वाला मिला है 114। इन दोनों को जोड़ने के बाद ये दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इंटरसेक्टर, ठीक है। ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है इसके सेम साइड है, ठीक है। एक्चुअली ये सब मैं बताया हूँ, समांतर लाइन क्या होता है, अंतःकोण क्या होता है, बहिष्कोण क्या होता है, सभी मैं एक वीडियो में समझाया हूँ। तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप जरूर देख सकते हैं। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x प्लस इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे 24 प्लस 114 तो आपको मिलेगा 138 डिग्री, ठीक है, बराबर 180। अब 138 को इधर ले जाके घटा दीजिए, तो 180 डिग्री माइनस 138 अगर आप घटाएंगे तो मिलेगा आपको 42 डिग्री, और यही वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो यहाँ पे 2-3 तरह का थ्योरम यहाँ पे लगा है। अगर ये सारे थ्योरम देखना है तो हमारे चैनल में जाके जरूर देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, वीडियो अगर समझ में नहीं आया तो एक बार रिवर्स करके फिर से देख सकते हैं, और कितने लोगों का सही हुआ आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के लिए। दूसरा प्रश्न है, ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि ये त्रिभुज के ऊपर आधारित है, ठीक है। और त्रिभुज के अंदर भी जो क्या बोलते हैं उसको, त्रिभुज के अंदर अगर जाएंगे समरूप त्रिभुज होता है, ठीक है, समरूप त्रिभुज, ठीक है, उसके ऊपर ये बेस्ड है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या है। इसके लिए भी वीडियोस हमारे चैनल में कुछ अवेलेबल है, तो आप देखिएगा क्या है। देखिएगा पहले, यदि DE और BC समांतर है, ठीक है, यदि DE और BC समांतर हैं और त्रिभुज ABC अन्य दो भुजाओं को समद्विभाजित या द्विभाजित करती है, AD अनुपात DB बराबर 5:13 है, तो EC की लंबाई अगर 26 सेंटीमीटर हो तो AE की लंबाई क्या होगी। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इसके बाद ही हम समझते हैं कि क्या होगा। एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर दिए ABC, ये A हो गया, ये B और ये C, ABC हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे बोला था अब DE BC के समांतर बोला, ये BC है तो इसके समानांतर DE हमको खींचना पड़ेगा। ये हम खींच दिए DE, ये DE और ये BC एक दूसरे के समानांतर है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है। ये चीज हमको दिया हुआ है। और क्या क्वेश्चन में दिया है कि EC बराबर कितना है, 26 सेंटीमीटर। EC मतलब ये वाला पार्ट क्या है, ये 26 सेंटीमीटर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, आगे समझिएगा, अन्य दो भुजाओं को द्विभाजित करता है, ठीक है। ABC की अन्य दो भुजाओं, मतलब ये जो DE है ना, ये DE ये वाला पार्ट को समद्विभाजित करता है, ये दोनों को। क्लियर है इतना। अब देखिए समझाना क्या है आगे, कि AD और DB का अनुपात 5:13 दिया है। ये AD और ये DB, ये वाला जो भुजा है और ये भुजा, इन दोनों का अनुपात दिया हुआ है AD, तो हम इसको अनुपात को ऐसे भी लिख सकते हैं, AD/DB बराबर 5/13। उसी चीज को हमने ऐसे लिखा। अब एक थ्योरम होता है, इसको आप समझिएगा, ध्यान रखिएगा क्या, कि अगर किसी त्रिभुज का किसी भी एक भुजा का समानांतर एक लाइन दिया हुआ, जैसे ये BC के समानांतर ये दिया है, ठीक है, तो जिस रेशियो में ये वाले पार्ट को बांट रहा है ये समानांतर रेखा, इसके इधर वाले साइड को भी उसी रेशियो में बांटेगा। ये एक थ्योरम होता है, ठीक है। मतलब कहने का कि इस पूरे त्रिभुज के अंदर अगर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा। एक्चुअली देखिए, समांतर प्रूफ करने के लिए या समरूप प्रूफ करने के लिए, ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा कभी तो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो ये यहाँ पे जो दो ट्रायंगल है ADE और ABC, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। मैं यहाँ पे प्रूफ करके नहीं दिखाऊंगा,
बस आपको आना चाहिए सिमिलर ट्रायंगल्स है। इन दोनों अगर को प्रूफ करेंगे तो साइड एंगल साइड, ये वाला जो सिमिलरिटी का रूल होता है इसके अकॉर्डिंग क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, और समरूप होने के बाद यहाँ पे अगर दो समांतर रेखाएं हैं तो ये वाला DE जो है जिस रेशियो में इस पूरे AB को काट रहा है उसी रेशियो में इसको भी काटेगा। मतलब कहने का जब भी ऐसा कंडीशन हो तो हम यहाँ पे एक रेशियो लिख सकते हैं, क्या, AD बटा DB बराबर इधर से AE बटा EC, AE बटा EC, ये वाला आप ऐसे लिख सकते हो। कंडीशन ये होना चाहिए कि ये दोनों समांतर होना चाहिए, समांतर जैसी होगा तो ये दोनों जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में ये वाला भी बट जाएगा। अब देखिए AD बटा DB हमको दिया हुआ है 5/13, तो हम 5/13 लिख दिए। AE बटा EC, हमको AE तो फाइंड आउट करना है, EC दिया हुआ है 26 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो AE को AE रहने दो और ये हो गया 26। ये देखिए 13 दूनी 26 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी हमको 10 मिलेगा और AE का वैल्यू हमको कितना मिल जाएगा, 10 सेंटीमीटर मिल जाएगा। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। उम्मीद है आपका भी ये आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न हम शुरू करते हैं। तीसरा प्रश्न आप सभी के लिए ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, आयतन और संपूर्ण पृष्ठ या फिर पृष्ठ के आधार पर जो क्वेश्चन है उसके ऊपर बना हुआ है। हमारे चैनल में वीडियोस अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में, मैथ्स वाले प्लेलिस्ट में आप जाके जरूर देखिएगा। प्रश्न है कि बेलनाकार वस्तु का आयतन 13,860 घन सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है, तो बेलनाकार वस्तु के पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, वक्र पृष्ठ। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा वो बताना है। तो पहले मैं एक बार आपको यहाँ पे बेलन बना के दिखाता हूँ, इसके बाद हम क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा मान लो बेलन है। बेलन में ये वाला आधार देखो, इसका परिधि कैसा वृत्ताकार दिख रहा है ना, तो इस वृत्ताकार जो आधार है इसका परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस 132 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक चीज फिर बोला है कि इसका पूरा जो इस बेलन का जो आयतन दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, वो कितना है 13,860 घन सेंटीमीटर, हमको ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, जो कर्व वाला पार्ट होता है, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है कि कितना होगा। तो पहले देखिए हमको वॉल्यूम दिया है, आयतन दिया हुआ है 13,860 घन सेंटीमीटर। दूसरा चीज हमको परिधि, नीचे आधार जो है ये वाला आधार का परिधि दिया, सरकमफ्रेंस दिया 132 सेंटीमीटर। तो देखिए सरकमफ्रेंस से हम क्या कर सकते हैं, जो परिधि है उसके हिस्से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। देखिए क्योंकि सरकमफ्रेंस यहाँ पे सर्कल की तरह है, तो सर्कल बराबर, सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr, ये दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर बराबर 2 इंटू पाई का वैल्यू होता है 22/7 और रेडियस हो गया r। अब इसको सॉल्व कर देना हमको। ठीक है, देखिए ये 22 दूनी 44, 44 दिया जो है ये कट जाएगा, क्या 44 दिया 132 होता है। ठीक है, 4 दिया 12, 1 4 दिया 12 13। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r मिल जाएगा 7 दिया 21, 21 सेंटीमीटर हमको आधार की त्रिज्या मिल गया। ठीक है, r कितना मिल गया, r मिल गया हमको 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब r मिल गया, तो अब हमको वक्र पृष्ठ का निकालने के लिए, पहली बात तो वक्र पृष्ठ जो होता है उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πrh। ठीक है, तो r तो हमने निकाल लिया 21 सेंटीमीटर, h नहीं पता, तो h निकालने के लिए हमको वॉल्यूम के फॉर्मूला में जाना पड़ेगा, और आयतन या वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है 13,860 बराबर पाई का मान हो गया 22/7, त्रिज्या है 21, r² है तो हम 2 बार लिख देंगे और h हो जाएगा। इसको काटेंगे, सॉल्व करेंगे तो h का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, काट लेते हैं। चलिए 11 से काटेंगे इसको अगर, तो ये 11 दूनी 22, इसको काटेंगे तो 11 एकम 11, ये 11 दूनी 22, 11 छंग 66 0, इतना मिल गया। ठीक है, इसको और काटिए, देखिए ये तो कट जाएगा, 7 या 21 से यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, अगर देखेंगे यहाँ पे तो फिर से काटिए, 21 दूनी 42, 42 दिया होता है 126, मतलब ये पूरा अगर काटेंगे तो हाइट हमको मिल जाएगा। ठीक है, 21 या 63 दूनी 126, 126 से अगर 1260 को काटेंगे तो मिलेगा 10। यहाँ पे हाइट कितना मिल गया हमको, 10 सेंटीमीटर मिल गया, त्रिज्या भी मिल गया, हाइट भी मिल गया। अब हमसे पूछा गया था कि कर्व सरफेस एरिया 2πrh क्या होगा, तो निकाल देते हैं भाई। 2 पाई का मान 22/7, r था 21 और h आ गया 10। सॉल्व कर दीजिए, ये 7 या 21 कट देगा, 22 दूनी 44, 44 दिया 126, सॉरी 44 दिया 132। ठीक है, 132 और 132 धाम में 1320, 1320 वर्ग सेंटीमीटर हमको यहाँ पे आंसर मिलेगा। यही जो होगा हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, सॉरी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के ऊपर कि ये गति, चाल, समय और दूरी पर आधारित प्रश्न है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देखिएगा। यहाँ पे जो प्रश्न मैं दिया हूँ, नाव वाला, धारा और जो चाल होता है नाव का, ठीक है, स्ट्रीम एंड रिवर वाला जो होता है, स्ट्रीम एंड बोट वाला क्वेश्चन यहाँ से मैंने लिया हूँ, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको समझिएगा। ठीक है, प्रश्न है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से
चल रहा है, ठीक है। और धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, इसको समझिएगा, मान लो ये ऐसे नदी ऐसे बह रहा है, नदी का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, और एक नाव है। अगर नाव जो है इस धारा के उल्टा दिशा में इधर बहेगा तो हम उसको कहेंगे प्रतिकूल, ठीक है। प्रतिकूल वाले को मैं क्या लेता हूं, एक्स ले लेता हूं, प्रतिकूल गति को एक्स ले लेता हूं, जो कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अनुकूल कब बोलेंगे, जब जिधर धारा बह रही है नदी की उधर ही अगर नाव बहे तब, ठीक है। तो अनुकूल वाले को मैं ले लेता हूं वाई, ठीक है, अनुकूल का वाई ले लिया और प्रतिकूल का एक्स ले लिया। ये हमको दिया हुआ है 28 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दोनों चीज दिया हुआ है। अब आपसे पूछा गया है कि उसका वास्तविक चाल क्या है। वास्तविक चाल का मतलब क्या हुआ, वास्तविक चाल हम क्या बोलेंगे, जो नाव की चाल होगा वही वास्तविक चाल होगा, वही उस व्यक्ति का चाल होगा, क्योंकि वह नाव में ही जा रहा है। तो आपको नाव का चाल निकालना होगा। तो यहाँ पे समझिएगा, दो चाल निकाला जा सकता है, ठीक है। एक तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है ऐसा ही देके, क्या क्या है, एक अनुकूल गति, ठीक है, ये प्रतिकूल है ये अनुकूल है, ये दोनों गति देके आपसे पूछ सकता है कि नाव का चाल क्या होगा, धारा का चाल क्या होगा, वो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम चले नाव का चाल निकाल लेते हैं, ठीक है। नाव की चाल हमको क्वेश्चन से पूछा है, क्योंकि नाव की चाल बोल देगा या फिर वास्तविक चाल बोलेगा व्यक्ति का, तो दोनों सेम ही चीज है। तो नाव की चाल निकालने के लिए क्या करना है आपको, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों जो चाल है उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है, ठीक है। अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल दोनों चालों को अगर जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो आपको नाव का चाल मिल जाएगा या फिर उस व्यक्ति का वास्तविक चाल मिल जाएगा। मतलब 16 + 28/2 बराबर 44/2 भाग देंगे तो 22 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अगर पूछ देगा नाव का चाल तो हो गया, अगर आपसे पूछ दे कि धारा या फिर प्रवाह का चाल क्या होगा, तो इस केस में आपको क्या करना है कि जो अनुकूल चाल है उसमें से प्रतिकूल चाल को घटा दीजिए, ठीक है। अनुकूल चाल y था, उसमें प्रतिकूल चाल x है, इसको घटा के और 2 से भाग दे दीजिए। मतलब 28 में से 16 घटा के 2 से भाग दीजिए, मतलब 12/2। इसको सॉल्व करते तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा आता है। लेकिन हमको ये तो निकालना नहीं था, ये निकालना था, हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो 4 प्रश्न हमने देख लिया। अब हम 5वां प्रश्न देखते हैं। 5th प्रश्न जो है आपके ऊपर, ये जो है कार्य और समय के ऊपर है, जो पाइप एंड सिस्टम वाला जो क्वेश्चन होता है वहां से होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए मैं सारे अलग अलग टॉपिक से आप सभी के लिए प्रश्न ला रहा हूं, ताकि आप जब टेस्ट लगाएं तो आपको सभी तरह के प्रश्न को एट ए टाइम क्लिक करना चाहिए कि आखिर क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। क्योंकि एक ही टाइप के अगर सॉल्व करते रहेंगे तो आपका दिमाग एक ही तरह से काम करेगा। अलग अलग टाइप के प्रश्न में इतना जल्दी जो बार बार डाइवर्ट होकर नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए हमको इस तरह से प्रश्नों का प्रैक्टिस करना अनिवार्य होता है। अब इसको सॉल्व कैसे करना वो देखिए। प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं कि 2 नल ए और बी है, ठीक है। एक हौज को क्रमशः 28 मिनट और 42 मिनट में भरते हैं, ठीक है। ए और बी दोनों जो नल हैं, एक हौज को, एक टंकी को 28 मिनट और 42 मिनट में भरते हैं, ठीक है। मतलब ए जो है, ठीक है, पहली जो नल है वो कितने 28 मिनट में एक हौज को भर सकता है, और उसी हौज को बी जो है कितने में 42 मिनट में भर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नल सी जो है इस हौज को 42 मिनट में खाली कर सकता है। मतलब जो तीसरा नल सी है ये दोनों जो है भरने वाले हैं और ये नल जो है खाली करने वाला है, ठीक है। एक लीकेज टाइप से जो पानी निकालने का काम करता है। ये अगर पूरा टंकी भर जाए तो उस पूरे टंकी को 42 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। अब आगे प्रश्न बोलता है कि यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। अब तीनों जो है पूरा, पहले टंकी पूरा खाली है और ठीक है, पूरे खाली टंकी में ये दोनों जो है भरने वाला है, ये खाली करने वाला है, एक साथ तीनों को चालू कर दिया जाएगा। अब टंकी कितने समय में, हौज कितने समय में भर जाएगा, हमको निकाल के बताना है। तो अब क्या करना है, पहले जो टंकी की क्षमता कितना है उस टंकी की क्षमता निकालने के लिए, ठीक है, ये दो मान लो भरने वाला है और एक निकालने वाला है। ए और बी भर रहे हैं, सी जो है खाली करने वाला है। अब इस पूरे टंकी की क्षमता निकालना होगा कि आखिर इसमें कितना लीटर पानी आता होगा। तो हम इसको क्षमता निकालने के लिए टंकी का, हम इन तीनों का लघुत्तम निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो 84 मिलेगा, ठीक है, 84। हम ये मान के चलते हैं कि 84 लीटर इसकी क्षमता है, इस टंकी में 84 लीटर पानी जो है आता होगा। अब इन तीनों अलग अलग जो यहाँ पे पाइप हैं, ठीक है, तीनों जो नल हैं, उस नलों की हम क्षमता निकालेंगे। तो क्षमता कैसे निकालेंगे, क्षमता का मतलब क्या कि 1 मिनट में पहला नल कितना पानी भर सकता है, 1 मिनट में दूसरा नल कितना पानी भर सकता है, और तीसरा नल जो कि निकालने वाला है, पानी खाली करने वाला है, 1 मिनट में कितना लीटर पानी खाली करता होगा। अब इसके लिए हमको क्या करना है, इस पूरा जो टंकी की जो कैपेबिलिटी है, जो क्षमता है, कैपेसिटी है, उसको भाग देना होगा। तो 28 से अगर 84 को भाग देंगे तो 28 या 84 3 लीटर मिलेगा। हम ये समझ सकते हैं कि जो पहला टंकी है वो 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरता है। दूसरी टंकी जो है उसकी क्षमता निकालने के लिए 84 को अगर हम 42 से भाग देंगे तो मिलेगा 2 लीटर। मतलब कहने का कि जो दूसरी टंकी है
वो 2 लीटर पानी 1 मिनट में भरता है। अब तीसरा टंकी जो है निकालने वाला है, खाली करने वाला है, तो 42 दूनी 84 ये भी, ये जो है 2 लीटर पानी जो है निकालता है 1 मिनट के अंदर, ठीक है। मतलब ये दोनों भरने वाला है तो हम ये दोनों को प्लस प्लस लिख देते हैं, और ये वाला जो है निकालने वाला तो इसको माइनस कर देते हैं। अब हमने तीनों टंकी को चालू किया है तो ये पहला और दूसरा जो है भरने का काम करेगा, तीसरा जो है 2 लीटर निकालने का काम करेगा। मतलब 1 मिनट में पूरा काम होने वाला है। तो 3 2 5 लीटर ये दोनों भर दिए, लेकिन उसी 1 मिनट में ये 2 लीटर निकाल रहा है। तो 5 में से 2 घटा दिए, ये काट भी देंगे तो चलेगा, और 3 लीटर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा जब तीनों नल एक साथ जब चालू हैं तो उस टंकी के अंदर, उस हौज के अंदर मात्र 3 लीटर पानी जो है भरा जा रहा था 1 मिनट के अंदर, ठीक है। तो इस 1 मिनट के अंदर 3 लीटर पानी जो है भरा जा रहा है। अब पूरा बोला है कि इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो टंकी की क्षमता कितना है, 84 लीटर, 84 लीटर, ठीक है। और 1 मिनट में कितना लीटर भरा जा रहा है भाई, 3 ही लीटर। तो इसको हम भाग देंगे तो लीटर से लीटर कट गया, 28 या 84 कट गया। मतलब कहने का कि इस तरह से तीनों अरेंजमेंट रहेगा तो 28 मिनट के अंदर ये पूरा टंकी भर जाएगा, और हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये सब क्वेश्चन को समझाने में मुझे इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो ये मुश्किल से 30 सेकंड का क्वेश्चन था, इसको सॉल्व किया जा सकता था, ठीक है ना। चलिए, तो वर्क एंड टाइम का भी वीडियोस हमारे चैनल में अवेलेबल है, पाइप वाला भी और मजदूरों के ऊपर भी, ठीक है। अलग अलग टाइप वाइज क्वेश्चन सॉल्व किया, तो आप उस वीडियो को भी जाके जरूर देखिएगा। चलिए, छठवां प्रश्न देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6 है आप सभी के लिए कि एक धन 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपये है, ठीक है। एक धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपये है, और उसी धन का 2 वर्ष का ही साधारण ब्याज 400 रुपये है। तो ब्याज की दर कितना होगा हमको ये कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो ये बहुत आसानी प्रश्न है, ये CISI के ऊपर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप जाके इसको जरूर देखिएगा, हमारे चैनल में अवेलेबल है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसको सॉल्व करने का एक बहुत आसान तरीका है, आपको याद रखना है। जब भी इस तरह का 2 वर्ष का जब भी समय दिया होगा और उसी 2 वर्ष में उसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया हो, अगर आपसे दर पूछ लिया तो आपको कुछ नहीं करना है, दर या फिर रेट का परसेंट निकालने के लिए क्या करना है, जो CI रहेगा और SI रहेगा, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के जो समय 2 वर्ष रहेगा उसका गुणा करके, ठीक है, इंटू 100 कर देना है, और नीचे में हमको जो ब्याज है साधारण ब्याज उसको नीचे लिख के सॉल्व कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब 410 में से 400 घटाएंगे तो मिलेगा 10 गुणा 2 और इंटू 100, और SI कितना है भाई 400 रुपये। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये देखिए 100 से 4 बार में कट गया, ये 2 दूनी 4 कट गया, और ये 2 पंचे 10 कट गया। मतलब हमको 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, और यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो इस तरह के प्रश्नों को आप एग्जैक्ट याद रखिएगा कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, 7वां प्रश्न, ये बहुत आसान प्रश्न था, 7वां प्रश्न भी बहुत आसान है, ठीक है ना। इस तरह का वीडियो हमारे चैनल में अवेलेबल है, आप जाके जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये बट्टा या फिर क्रमिक छूट के ऊपर आधारित है, सक्सेसिव डिस्काउंट के ऊपर ये क्वेश्चन जो है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो आपको आना चाहिए कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए प्रश्न क्या है कि 15%, 20%, 25% की क्रमिक छूट देने के बाद कितने प्रतिशत का एकल छूट के बराबर है। क्वेश्चन कहने का सीधे मतलब है कि अगर आप दुकान में सामान खरीदने जाते हैं और बार्गेनिंग करते समय पहले 15% और डिस्काउंट देता है, फिर जितना डिस्काउंट देने के बाद जो बचा फिर उस पर 20% का डिस्काउंट देता है, फिर लास्ट में 25% का, 3 डिस्काउंट मिलता है। तो आपको 3 अलग अलग डिस्काउंट देने के बराबर वो अकेला एक ऐसा डिस्काउंट निकाल के बता दीजिए जो इन तीनों डिस्काउंट के बराबर होगा। प्रश्न आपसे सीधा सीधा ये कह रहा है। तो इसको बनाने का बेसिक तरीका, एक फॉर्मूला ये बता रहा हूँ, इसके बाद मैं एक और शॉर्टकट बताऊंगा, दोनों में जो अच्छा लगे आप इसका यूज कर लीजिएगा। इसको ऐसे बनाना है, फॉर्मूला याद रखिएगा, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बाई 100। यहाँ से आप बना सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे मैं ए और बी 2 ही डाटा को लेंगे, लेकिन तीसरा इसको भी सॉल्व करने के लिए पहले ये दोनों को ए दोनों को मिला के एक सिंगल बट्टा में कन्वर्ट करना होगा, सिंगल छूट में, फिर उसका इसके साथ करना पड़ेगा। तो पहले हम इन दोनों का हम देखते हैं कि 15 और 20 ये दोनों परसेंट बस रहता तो कितना परसेंट का एक सिंगल छूट मिलता। तो जब भी डिस्काउंट, क्योंकि छूट है तो हमेशा माइनस लेना है यहाँ पे, ठीक है। छूट है तो ये माइनस का पहले 15 लिए, बी वाला भी छूट ही है तो माइनस का 20 ले, वृद्धि रहता तो हम प्लस ले लेते। अब जब ये दोनों सेम रहेगा तो आपको यहाँ पे प्लस ले लेना है, अलग अलग रहता तो माइनस ले लेना है, ठीक है। इसके बाद 15 गुणा 20 बटा 100 ये लगा देना है। तो ये 20 पंचे 100, 5 दिया 15, ठीक है। देखिए दोनों माइनस का है तो माइनस का 35, माइनस के 35 में अगर 3 जोड़ेंगे तो मिलेगा आपको माइनस का 32%। मतलब कहने का कि केवल 15 और 20% का एकल छूट पूछता ना तो 32% के बराबर होता, लेकिन हमको एक ठो और दिया है। अब 25 और ये 32 का छूट लेके बनाना है, तो सेम फॉर्मूला फिर लगाएंगे, डिस्काउंट ही है तो -32, और ये वाला सी वाला ले लीजिए -25, दोनों माइनस माइनस का है तो यहाँ पे ले लीजिए 25, 32 गुना 25 बटा 100 काट दीजिए, 25 चौके 100,
4 अट्ठे 32, ये दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो 32 और 5 37 से 57, ठीक है। 57 माइनस ये माइनस 57 और ये प्लस का 8 आया है, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 49% मिलेगा। माइनस का है मतलब डिस्काउंट मिला है, मतलब इन तीनों छूट के बराबर 49% का इक्वल डिस्काउंट मिल सकता है। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड निकालने का एक और बहुत आसान तरीका है, बहुत करना क्या है वो देखिएगा। 15% है, 15% का अगर आप भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा। 15% का मतलब 15/100 काटेंगे तो 5 दिया 15, 20 पंचे 100, 3/20 मिला। पहले सभी प्रतिशत को भिन्न में निकालना होगा। 20% का मतलब होता है क्या 1/5 और 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है। अब यहीं से हमको लगाना है 3/20, डिस्काउंट मिला है मतलब 20 में 3 डिस्काउंट करके लिख दीजिए। 20 में 3 डिस्काउंट करेंगे तो 17, ये 20 में 3 घटा के यहाँ पे 17। दूसरे में गए 5 और 1/5 है तो 5 में 1 का डिस्काउंट हुआ तो 5 और 4, ठीक है। तीसरे में गए 1/4 है, 4 में 1 का छूट मिला मतलब 4 और 3, ठीक है। अब देखिए ये ऐसा हो गया। अब कुछ कटे ना तो इधर वालों को इधर से काट सकते हो, जैसे ये 4 और ये 4 काट दिए, काम बन गया। यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए 20 पंचे 100, और तो नहीं कट रहा है, एक ही साइड वालों को नहीं काटना है, अलग अलग साइड को काटना है। तो 20 पंचे 100 यहाँ पे मिल गया, ये 17 या 51 यहाँ पे मिलेगा। अब कहने का मतलब कि 100 रुपये का कोई कीमत था, ओवरऑल तीनों डिस्काउंट करने पर 51 रुपये में बेचा गया। तो कितने का डिस्काउंट मिला भाई, देखिए यहाँ पे कितने का डिस्काउंट मिला, 49 का डिस्काउंट मिला, 49 रुपये का। पर ये तो डायरेक्ट हमारा आंसर मिल गया, लेकिन अगर परसेंट पूछ देगा तो -49 बटा ये प्रारंभिक रूप से था, इसको 100 और इंटू 100 से गुणा करिए, ये और ये कट गया। माइनस का 49% का मतलब, माइनस का मतलब डिस्काउंट मिला। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। 40% का डिस्काउंट, 49% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए 8वां प्रश्न अब देखते हैं। चलिए 8वां प्रश्न है आप सभी के लिए, ये 8वां प्रश्न जो है ये आपका प्रॉफिट लॉस पर क्वेश्चन आ गया। प्रश्न क्या है कि चीनी का कीमत 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। तदनुसार चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत में अंतर प्रति किलोग्राम कितना है, आपको ये बताना है। बहुत आसान प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न पहले भी कराया जा चुका है, हमारे चैनल में अवेलेबल भी है, तो आप जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार से लोग छोड़ देते हैं, गलत बना लेते हैं। तो इसको समझना है बहुत आसान। इसको समझना कैसे कि ये जो पहले परसेंट है 10%, इसको आप चुपचाप भिन्न में बदल दीजिए। 10% का मतलब होता है 10/100, काट पीट देंगे तो मिल जाएगा 1/10, ठीक है। अब देखिए पहले जो कीमत लिख लेते हैं, ठीक है। कीमत, ये एक्चुअल कीमत यहाँ पे नहीं, क्योंकि हमने प्रतिशत को भिन्न में बदला तो यहाँ पे एक्चुअल कीमत नहीं मिलेगा, यूनिट या फिर इकाई के रूप में मिलेगा। मतलब कीमत को समझिए क्या, ये मान लो 10 रुपये शुरू में कीमत था, ठीक है। 10% का डिस्काउंट कम हुआ, चीनी की कीमत में 10% का कम हुआ, मतलब जब 10 रुपया था 10 इकाई था, अब 1 रुपये 1 इकाई कम हुआ तो 10 से हो गया 9, ये हो गया उसके कीमत में कमी, 10 इकाई से 9 इकाई हो गया। अब कीमत में जब कमी होता है तो उसका खरीदी में वृद्धि होगा, ठीक है, उसका बिक्री का अमाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है ना। मतलब कितना क्वांटिटी की बात आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी की बात होगा। तो क्वांटिटी निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसको जस्ट उल्टा कर देंगे, क्योंकि कीमत अगर कम हो जाएगा तो क्वांटिटी ज्यादा मिलने लगेगा। रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये 10 से 9 है तो जो उसका जो क्वांटिटी होगा, मात्रा जो होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 9 से लेके 10 हो जाएगा, ठीक है। ये मात्रा मिल गया। अब इस पूरे का मतलब क्या हुआ देखिए, मतलब अगर इसको मान लो पैसा मान के समझाता हूँ और किलो मान के समझाता हूँ, तो इस रेशियो से हमने क्या पाया कि अगर 10 रुपया कीमत था तो 10% डिस्काउंट होने के बाद 9 रुपया कीमत होने लगा, ठीक है। अब 10 रुपया किलो के हिसाब से था, ठीक है, तो 10 रुपया में मान लो 9 किलो मिलता था, तो जब कीमत 9 रुपया हो गया तो 9 रुपया में 10 किलो मिलने लगा। तो मात्रा पे इस तरह से असर पड़ता है। अब पैसा जो है उपभोक्ता हमेशा 270 रुपया ही लेके जाता था, ठीक है। तो 270 रुपया में पहले इतना मिलता था, अब इतना मिलने लगा। तो यहाँ पे क्या बोला, 5 किलोग्राम चीनी की मात्रा अधिक मिल रही है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट तो है नहीं। 9 मिलता था, अब जब मात्रा मतलब कीमत कम हुआ तो 9 से कितना मिल गया, 10 इकाई मिलने लगा। 9 इकाई से 10 इकाई, कितना एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल रहा है, 1 एक्स्ट्रा मिल रहा है। लेकिन इस 1 एक्स्ट्रा के बदले में क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5 किलोग्राम एक्स्ट्रा या फिर ज़्यादा मिल रहा है, मतलब एक जो है 5 किलो के बराबर है। मतलब ये 5 गुना है कि नहीं, बिल्कुल है। अगर ये 5 गुना है तो आप इसको भी 5 से गुणा कर दीजिए, मतलब 10 पचे 50 किलो। मतलब अब कितना मिल रहा है भाई, 50 किलो मिल रहा है। पहले कितना मिलता था, कितने रुपए में, 270 रुपए की बात आ रही, 270 रुपए में अब 50 किलो मिल रहा है। 270 रुपए में पहले कितना मिलता था, तो इसको भी 5 गुना करिए, तो 9 पे 9 45, मतलब पहले 45 किलोग्राम मिलता था 270 रुपया में, और अब कितना मिलता है, 50 किलो मिलता है। इसका मतलब ये हो गया। अब आपसे पूछा है कि कीमत में क्या अंतर हुआ। अब देखिए आप बता सकते हैं कि पहले का कीमत कितना रहा होगा भाई, 270 रुपये में पहले 45 किलो मिलता था,
तो 270 को अगर 45 से भाग देंगे तो 45 छिका 270 होता है। मतलब पहले 6 रुपये कीमत था, नया कीमत क्या भाई, क्योंकि अब जो है 270 रुपये में कितना मिल रहा है, 50 किलो मिल रहा है। तो अब नया कीमत कैसे 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 निकालोगे, 270 को 50 से भाग दोगे तो ये और एक कट जाएगा, और इसको अगर काटेंगे 27 को 5 से अगर आप भाग देंगे तो आपको मिलेगा 5.4, ठीक है, 5.4 रुपये। पहले 6 रुपये कीमत था, अब 5.4 रुपये कीमत था। तो कितने पैसे का अंतर हो गया, हमसे अंतर पूछा है पहले की कीमत में तो अभी की कीमत में। ये 6 रुपये का मतलब हो गया 600 पैसा, ये 5.4 रुपये का मतलब हो गया 540 पैसा। अंतर हो गया कितना, 60 पैसे का अंतर हो रहा है, ठीक है। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आपका भी राइट आंसर आया होगा। नहीं आया होगा तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी वीडियोस में इसका यूज मैं करूंगा आगे के प्रश्नों में। चलिए नौवां प्रश्न है आप सभी के लिए कि 36 विद्यार्थियों की औसतन 52 अंक प्राप्त हुए, ठीक है, किंतु बाद में पता चला कि 64 को गलती से 46 पढ़ लिया गया है। तो अंकों का सही माध्य मतलब समझ लीजिए एवरेज, औसत क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है औसत के ऊपर है, और औसत के प्रश्न जो है हॉस्टल वार्डन में पूछे जाते हैं, सीजी वेप्टम के सारे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको कैसे बनाएंगे, देखिए औसत का सीधी से मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो जब भी आंकड़ों का योग निकालना हो, ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना हो, तो हमको क्या करना होता है, जितनी संख्या है तो टोटल आंकड़े कितना है, 36 है भाई, ठीक है, और प्रत्येक जो विद्यार्थी हैं उनको औसत कितना अंक प्राप्त हुआ है, 52 अंक प्राप्त हुआ है, तो औसत को उनके आंकड़ों से गुणा कर दीजिए, तो ये हमको यहाँ पे चीज मिलेगा। तो अगर आप 36 और 52 का अगर आप गुणा करेंगे तो मिलेगा आपको 1872। मतलब ये कह लीजिए कि ये 36 विद्यार्थियों का औसत जो अंकों का जो योग है, ठीक है, सभी विद्यार्थियों को मिल गया 1872 है। लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक क्या हुआ था कि क्या पता चला कि एक जो प्राप्तांक था किसी बच्चे को, वो 64 को गलती से उसको उल्टा पढ़ लिया भाई, 4 6 46 पढ़ लिया। मतलब जो पहले वाला जो डाटा 1872 है, इसमें क्या किया गया है, 64 की जगह 46, मतलब कम पढ़ा गया है ना। कितना इसमें कम है, होना चाहिए था 64 जोड़ना चाहिए था एक अंक को, लेकिन उसकी जगह 46 जोड़ दिया गया है, कम जोड़ा गया है। कितना कम जोड़ा गया है, तो आप 64 में 46 को घटा लीजिए तो पता चलेगा कि 18 अंक जो है कम जोड़ा गया है। अगर वास्तविक वाला सही एवरेज निकालना होगा तो ये 18 जो कम था इसमें 18 होना चाहिए कि नहीं, तभी तो जाके एग्जैक्ट आएगा। तो जोड़ दीजिए 1890, ठीक है। 1890 जो है एग्जैक्ट योग आ गया पूरा 36 आंकड़ों का, 36 विद्यार्थियों का टोटल अंकों का योग 1890 हो गया। लेकिन अब औसत पूछा है, तो औसत क्या होता है, एवरेज क्या होता है, उसको माध्य कह लीजिए, औसत कह लीजिए, एवरेज कह लीजिए। आंकड़ों का योग अब कितना हुआ, 1890। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 36 है, आंकड़े तो 36 हैं। इसको अगर आप भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा 52.5, जो कि है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 10वां प्रश्न देखते हैं। आज का वीडियो का 10वां और आखिरी प्रश्न है आप सभी के ऊपर, जो कि अनुपात के ऊपर है, रेशियो के ऊपर है, ठीक है। रेशियो का हमारे चैनल में 2-3 वीडियोस अवेलेबल है, तो आप जाके जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे से समझाया हूँ, बहुत नए तरीके से आपको समझाया हूँ। प्रश्न है कि यदि 177 को 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 4/5 के अनुपात में 3 भागों में विभक्त किया जाए तो दूसरा भाग क्या होगा, ये बीच वाला भाग क्या होगा हमको बताना है। तो पहले रेशियो क्या क्या दिया उसको लिख लेते हैं, 1/2, 2/3 और 4/5, ये 3 रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। पहली बात तो इस रेशियो को हम सिंप्लीफाई करना सीखते हैं, आसान बनाना सीखते हैं कि कैसे इसको आसान किया जाए। तो इसको आसान बनाने के लिए आपको क्या करना है, 2 3 5 इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम, ठीक है। जो हर में संख्या जो रहेगा डिनोमिनेटर में, उन सभी का आप लघुत्तम निकाल दीजिए। 5 दिया 15 दूनी 30, 30 मिल जाएगा लघुत्तम। अब क्या करना है, 30 को 2 से भाग दीजिए, मतलब क्या करना है, इसके लिए 1/2 गुना 30 कर दीजिए, तो ये देखिए 15 बार में कट जाएगा, मतलब 15। फिर 2/3 है, इसको भी 30 से गुणा करिए, तो 3 दाह में 30 और 10 दूनी 20, मतलब ये हो गया 20 अनुपात। ये 4/5 है, इसको भी 30 का गुणा कर दिए, 5 × 31 6 × 24, ठीक है। मतलब नया इसी का सिंप्लीफाइड जो रेशियो बन गया, क्या बन गया, 15 20 24 का, इस रेशियो में ही बांटना है, ठीक है। अब बीच वाले का पूछा है कि बीच वाला कितना होगा। देखिए अब क्या करना है, तो बीच वाला का मात्रा कितना होगा, तो ये 20 है, तो 20 लिख दीजिए ऊपर। टोटल 15 20 और 24, इन तीनों को आप जोड़ के लिख दीजिए नीचे, नीचे जोड़ने पे आपको मिलेगा 59, ठीक है। और कितने को बांटना है भाई, 177 को बांटना है, तो आपको क्या कर देना है, 177 का ऊपर गुणा कर देना है। 59 तिया 177 होता है और 20 तिया 60,
तो 60 जो है बीच वाला जो है विभक्त करेंगे 3 पार्ट में, तो जो बीच वाला होगा वो कितना होगा 60 हो जाएगा। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर ये वाला लास्ट वाला निकालना होता तो हम क्या करते, 24 लिखते, तीनों का योग कितना है 59, तो नीचे लिखते 177 यहाँ लिख देते, 59 दिया 177, 24 दिया 72, 72 जो है तीसरा वाला आता। पहला निकालना होता तो 15/59 गुना 177 करते, तो इस तरह से मिल जाता। इस प्रकार हमने इस वीडियो के अंदर भी 10 अलग अलग टॉपिक के 10 प्रश्नों का हमने प्रैक्टिस किया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। 10 में से आपका कितना सही हुआ वो भी आप जरूर बताइएगा, ताकि मैं एक अनुमान लगा सकूं कि आपका कितना तैयारी है, ठीक है। और इसके बाद भी अगर किसी तरह का डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाएं और बताएं कि सर इस टॉपिक का हमारे लिए वीडियोस ला दीजिए, हमसे नहीं बन रहा है। मैं उस टॉपिक का लाने का जरूर कोशिश करूंगा, ठीक है। चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिए, ताकि हम अपना इस यूट्यूब के फैमिली को बड़ा कर सकें। अभी तो बहुत छोटा है, ठीक है, व्यू वगैरह कम जाता है तो थोड़ा मोटिवेशन कम मिलता है। देखिए 3-4 दिन हो गया वीडियो एक डाला हूँ टेस्ट वाला, उसमें ज़्यादा लोग देखा ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं देख रहा, जबकि इतना अच्छा वीडियो है, ठीक है। चलिए जो भी है, आप अपना सीरियसली तैयारी कर रहे होंगे तो आप वीडियो जरूर देखेंगे। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।